है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर enshrined इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। तो ये पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में दिए हुए हैं। द DPSP बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था। The right of an individual divided in two categories, justiciable and non-justiciable। तो जो किसी व्यक्ति के अधिकार हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल। तो जस्टिसिएबल वे राइट्स हैं जिनके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और नॉन जस्टिसिएबल जिनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। द जस्टिसिएबल राइट इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 एज फंडामेंटल राइट। तो जो जस्टिसिएबल राइट्स हैं वो दिए हैं पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। और जो नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं वो दिए हैं पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। Important features of DPSP denote the idea that the state to keep in mind while formulating policies and enacting laws। तो किसी भी स्टेट को किसी भी प्रकार की पॉलिसी या लॉ बनाते समय DPSP को अपने ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी बनानी होती है। इट रिसेंबल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो DPSP भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये वो इंस्ट्रक्शन हैं जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को फॉलो करनी है अपनी पॉलिसी मेकिंग्स में और लॉ बनाते समय। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंस्टिट्यूट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? वो एक इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम कैसा होना चाहिए हमारी मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का, उसको डिफाइन करते हैं। They aim at realizing ideals of justice, liberty, equality and fraternity। तो DPSP का लक्ष्य क्या है? हमारे प्रियम्बल में दिए हुए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल है। द कोर्ट्स यूज DPSPs इन एग्जामाइनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। तो कोर्ट्स कई बार किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए DPSP का इस्तेमाल करती हैं, और अगर वो वायलेट करते हैं DPSP को तो उन्हें इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 36 इट डिफाइंस द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 विच हैविंग द सेम मीनिंग एज गिवन इन आर्टिकल 12 ऑफ पार्ट 3। तो ये स्टेट वर्ड को डिफाइन करता है और जिसकी डेफिनेशन कैसी है? सेम एज गिवन इन आर्टिकल 12 ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 में दिए हुए आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन स्टेट की है, स्टेट की वही डेफिनेशन पार्ट 4 में भी रहेगी। तो स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, जो भी बॉडी पार्ट है गवर्नमेंट का, वो सभी स्टेट के अंतर्गत आ जाएंगे। आर्टिकल 37 says that DPSP are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply the principles in making laws। तो आर्टिकल 37 कहता है कि DPSP देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है और यह सरकार का कर्तव्य है कि वो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें लॉस और अपनी पॉलिसीज बनाते समय। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम लोग क्या कहते हैं? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो इससे 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी जोड़े गए थे जो इस प्रकार हैं। सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39। तो ये चिल्ड्रंस के हेल्दी डेवलपमेंट से संबंधित है, आर्टिकल 39 में इसे जोड़ा गया है। प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A। तो सभी को समान न्याय मिल सके इसके लिए जो गरीब व्यक्ति हैं उसे फ्री कानूनी सहायता दी जाएगी। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 43A। तो आर्टिकल 43A के अनुसार किसी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें एक उनका प्रतिनिधि रहता है।
टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेव गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 48A में इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें जोड़ी गई हैं। द 44th Amendment Act 1978 added that the state to minimize inequalities in income, facility and opportunities। आर्टिकल 38, तो आर्टिकल 38 में 44th Amendment Act 1978 के द्वारा जोड़ा गया है कि जो आय में असमानता है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।